Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. So we are continuing with our ultimate revision series for class 10th only on Anushala. Geography chapter number 3 करने वाले हैं आज हम कवर, जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेस। देखो, वाटर रिसोर्सेस चैप्टर छोटा सा है तो जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। वाटर रिसोर्सेज का मतलब है ऐसी सारी जगह या ऐसे सारे सोर्सेज जहाँ पर वाटर अवेलेबल है या फिर हम उसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। हम उसको यूजेबल बना सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से या प्रॉपर रिसर्च की मदद से। ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम। अलग अलग जगह पर अलग अलग मात्राओं में हमको वाटर रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, क्योंकि वाटर एक एसेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है, जिसके बगैर आपका सर्वाइवल मुश्किल है, राइट। ड्यू टू वेरिएशंस इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। ठीक है, सीजनल प्रेसिपिटेशन सबसे पहले तो समझो कि प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है। प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि जब वाटर जो है वो आपका क्लाउड से वापस कहाँ पर आता है, लैंड पर, इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। अब ये वापस या तो रेनफॉल के फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, या तो फिर स्नोफॉल के फॉर्म में आ सकता है, राइट, और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हेलस्टोन्स, है ना, यानी कि ओले, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। सारे के सारे फॉर्म में हम उसको प्रेसिपिटेशन ही कहते हैं। अब ये एनुअल प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है कि साल भर में कितनी बारिश या कितना पानी वापस आ रहा है, और सीजनल यानी कि ऑब्वियस ही बात है रेनी सीजन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, राइट। तो डिपेंड करता है, अलग अलग एरिया में अलग अलग अमाउंट का प्रेसिपिटेशन होता है और अलग अलग समय पर होता है ओवर द पीरियड ऑफ अ कंप्लीट ईयर, राइट। वाटर स्कैसिटी कॉज्ड बाय, वाटर स्कैसिटी यानी पानी की कमी हमें किन किन चीज़ों के कारण होती है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पानी का यूज़ करना, ठीक है। एक्सेसिव यूज़ एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन भी सही तरीके से नहीं है, राइट। अब किसी एक जगह पर पानी की मात्रा पर्याप्त है, ठीक है, तो वहाँ पर यूज़ जो है वो सफिशियंट हो रहा है, ठीक। लेकिन एक जगह जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत कम है तो वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर जो है या स्टोर्ड वाटर जो है उनका बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। एंड अनइक्वल एक्सेस अमंग दी सोशल ग्रुप्स, कुछ सोशल ग्रुप्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल है या उनके पास इतना पैसा है कि वो पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा ले सकते हैं, बाकी लोगों के पास ऐसा नहीं है, राइट। इसलिए वाटर स्कैरसिटी जैसे कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं, राइट। फ्रेश वाटर का सोर्स क्या है, मतलब साफ पानी। प्रेसिपिटेशन जो बारिश होती है। सरफेस रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ का मतलब क्या है कि सरफेस, एक प्लेन सरफेस के ऊपर जो पानी बहकर जा रहा है। एंड ग्राउंड वाटर, ये सारे के सारे क्या हैं आपके फ्रेश वाटर के सोर्सेज। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द नीड टू कंजर्व वाटर। हमें पानी कंजर्व करना क्यों है, ठीक है। कंजर्व इसलिए करना है क्योंकि पानी रिन्यूएबल तो है, ठीक है, इट इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि हम रिन्यू भी इसको कर सकते हैं आराम से, लेकिन समस्या ये जा रही है कि ज़्यादातर लोग इसको रिन्यू करने की प्रोसेस को नहीं अपनाते। और दूसरी बात ये है कि जितनी स्पीड से हम इसको रिन्यू करेंगे उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से और बहुत ज़्यादा लंबे समय से हम इसको एक्सप्लॉइट करते हुए आ रहे हैं, जिसके कारण फ्यूचर हमारा क्या दिख रहा है हमें कि ख़राब पानी के कारण या पानी की कमी के कारण बहुत सारे डिसीजेज हो सकते हैं और लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती है। क्यों पानी बचाना है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ जाएगी तो हमको डोमेस्टिक यूज़ में तो पानी लगेगा ही, ठीक है। अगर आप घर में एक व्यक्ति रह रहा है तो हो सकता है कि दिन में केवल वो मान के चलते हैं कि 2 बकेट पानी यूज़ करता है, राइट। लेकिन अगर एक घर में 10 लोग आके रह रहे हैं तो क्या 2 बकेट में काम चलेगा, नहीं, अब ज़्यादा पानी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो डोमेस्टिक यूज़ भी बढ़ेगा, साथ में फूड ग्रेन प्रोडक्शन में भी पानी लगता है, इरीगेशन, है ना, एग्रीकल्चर में भी पानी लगेगा। तो इससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और होता ही है, कारण क्या होता है कि सारे लोग अपने अपने घर में सेपरेट पंप्स लगवा लेते हैं या अपने अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में पंप्स लगवा लेते हैं, जैसे कि कहाँ हुआ था, पंजाब एंड हरियाणा ड्यूरिंग 1996 अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन। अब हम 10th में आ गए, रादर 10th से निकलने वाले हैं, तो हमें आदत होनी चाहिए कि एक टॉपिक को हम जितना ज़्यादा कवर कर सकते हैं अलग अलग लिंक बनाकर, ठीक है, अलग अलग इंसिडेंट्स के साथ जोड़कर, उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। ये आंसर राइटिंग में मदद करता है और अंडरस्टैंडिंग में भी, ओके। देन दूसरा कारण क्या है पानी बचाने का, कि इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है कि
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों का वो बढ़ रहा है ना, हम अर्बन वे ऑफ लिविंग की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, राइट। और दूसरा क्या है, इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन ही अर्बनाइजेशन को प्रमोट करता है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है वो भी इंटेंसिव, यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो जिसके कारण क्या होगा, इंडस्ट्रीज़, हर इंडस्ट्री में पानी की ज़रूरत होती ही होती है और बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। तो अगर हमें डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है, अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ना है, ठीक है, तो भी हमें पानी की ज़रूरत होगी। हैवी यूजर्स ऑफ वाटर इंडस्ट्रीज़ ही होती हैं, बहुत ज़्यादा यूजेस करती हैं पानी का। देन पावर टू रन कम फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा एक और कारण क्या है कि कभी कभी ये इंडस्ट्रीज़ को रन करने की जो पावर है, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, वो कहाँ से आ रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, यानी कि पानी से, ठीक है। पानी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, बाय मेकिंग दी डैम्स। देन वाटर इज़ अवेलेबल बट इन बैड क्वालिटी, ठीक है। अब एक और कारण क्या आ जाता है हमारे पास कि भाई पानी अवेलेबल तो है, ऐसा नहीं है कि पानी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अर्थ हम देखते हैं कि कितनी ज़्यादा 70% क्या है उसमें पानी है, ठीक है। तो मतलब पानी की कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन वो ऐसी कंडीशन में नहीं है, ऐसी क्वालिटी में नहीं है कि हम उसको कंज्यूम या यूज़ कर सकें, राइट। पॉल्यूटेड बाय डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, क्योंकि हम बिना ट्रीट किए उनको पानी में डाल दे रहे हैं। सॉइल इरोजन के कारण या सरफेस रन ऑफ के कारण जो केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, ये सब के सब बहकर, ये सारे केमिकल्स बहकर कहाँ जा रहे हैं, वाटर के अंदर, है ना, रिवर्स के अंदर या लेक्स के अंदर, दे आर पल्यूटिंग द वाटर, ठीक। देन कंटेमिनेटेड वाटर कॉजिंग डिजीजेज एंड हेल्थ इशूज़, स्वाभाविक है ना। ख़राब पानी से या ख़राब पानी के आसपास, स्टेगनेंट वाटर के आसपास जो इंसेक्ट्स आ जाते हैं, है ना, मस्कीटोज आ जाते हैं, वो सब के सब आपको डिजीजेस फैलाते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, इकोलॉजिकल क्राइसिस आ सकते हैं, इन्फेक्शंस बढ़ सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द नीड टू कंजर्व वाटर। अब अगर ये आंसर आपके पास मान लेते हैं 5 मार्क्स में आ गया, बहुत ही सिंपल सा आंसर होगा, नीड टू कंजर्व वाटर। लेकिन अगर आप इन्हीं पॉइंट्स को, है ना, मतलब यही जो मैंने छोटा सा आपको फ्लो चार्ट की मदद से डेटा बताया है, इनको ही आप प्रॉपर सेंटेंसेज में लिख देंगे, तो वहाँ पर आपके आराम से 5 मार्क्स कन्फर्म है, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि हमें लॉन्ग आंसर्स जब भी आते हैं, हम कैसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स बनाकर, छोटा छोटा कनेक्शन बनाकर उनको हम याद कर सकते हैं, क्योंकि जितना कनेक्शन बनाओगे, जितना छोटा ये करके याद करने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा आपको रिटेन होगा दिमाग में, है ना। और सेंटेंस फॉर्मेशन कोई बड़ी बात है नहीं, तो वो हम एग्जाम में कर ही सकते हैं, फाइन। चलो अब देखते हैं मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। मल्टीपर्पज़ मतलब किसी भी काम को करने के, या जो रिवर प्रोजेक्ट्स है हमारे पास, उसका कोई एक पर्पज़ नहीं है, मल्टीपर्पज़, यानी कि अगर हम इस मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स के अंदर डैम्स बनाते हैं, तो इस डैम से हम कोई एक काम नहीं लेंगे, है ना, इट विल बी सर्विंग मल्टीपल पर्पजेस, ठीक। एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो मिलकर क्या करेंगे, पानी के रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे, ठीक है। क्यों क्यों मिलकर मैनेज करेंगे, क्योंकि अगेन इट इज़ अ ग्लोबल कंसर्न, ठीक है। पानी अगर कम होगा, ख़त्म होगा, तो किसी एक व्यक्ति या एक पर्टिकुलर कंट्री की परेशानी नहीं होगी, ये पूरी अर्थ की परेशानी होगी, ठीक है। इसलिए इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। अब देखते हैं ये क्या होते हैं। It includes constructing hydraulic structures like dams, canals, lakes, embankments, etc. ठीक है, मतलब मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स के अंदर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डैम्स बने, ठीक है। कैनाल्स भी बनती हैं, कैनाल्स का मतलब क्या होता है, नहर, ठीक है। लेक्स यानी झील, और एम्बैंकमेंट का मतलब होता है कि पानी को रोकने के लिए ही हम कुछ पत्थरों से या दूसरे हार्ड मटेरियल से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जिसके कारण हम पानी को रोक सकें वहाँ पर, ठीक है। देन डैम्स क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डैम्स हैं, ठीक है। डैम का मतलब होता है एक बैरियर, ठीक है, मतलब कि एक दीवार जो क्या कर रही है, पानी को, अगर पानी ऐसे फ्लो होता है तो यहाँ पर अगर हमने बीच में एक दीवार बना दी, तो अब पानी इतने ही हिस्से में रहेगा, इस तरफ नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्रिएट कर दी स्लोप्स। अब जब भी हम चाहें कि डैम्स के गेट खोल कर इस पानी को यहाँ से फ्लो कराएंगे, अब स्लोप है,
ठीक है, और पानी यहाँ पे रुका हुआ है, तो ये फोर्स से जब पानी यहाँ आएगा, नीचे यहाँ पे टरबाइन लगी होगी जो मूव करके जब भी पानी उस पर गिरेगा तो वो ऐसे ऐसे टरबाइन सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगी। रोटेट करने के बाद वो क्या करेगी, एक करंट जनरेट करेगी। ठीक है, वेग लैंग्वेज में, अगर हम लेमन लैंग्वेज में चाहे तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो एक जनरेटर से कनेक्टेड रहेगा और वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। यानी इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस हो रही है, करंट तो प्रोड्यूस हुआ, लेकिन कैसे हुआ, हाइडल पावर से, यानी कि पानी की मदद से। ठीक है, जो क्या करती है, ऑब्स्ट्रक्ट यानी रोकती है, डायरेक्ट करती है और रिटार्ड्स दी फ्लो, ऑफन क्रिएटिंग रिजर्वायर। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमने पानी दीवार बनाकर यहाँ पर पानी रोका है तो ये वाला जो हिस्सा होगा ये बन जाएगा एक रिजर्वायर। ठीक है, चलो डैम्स बनाने के पर्पस क्या है, बहुत सारे पर्पस है। अगेन वी हैव सीन मल्टीपर्पज़। ठीक है, तो डैम कोई एक पर्पस बस नहीं सर्व कर रहा है। ठीक है, इरिगेशन यानी कि क्रॉप्स में पानी पहुंचाने के लिए, पानी की पर्याप्त मात्रा में अवेलेबिलिटी कराने के लिए बनाए जा सकते हैं। फिशिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, अभी हमने देखा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। देन वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई कैसे हो रही है, ये जो हमने यहाँ पे डैम बनाकर रिजर्वायर बनाया, अब इस रिजर्वायर से हम आसपास के एरियाज़ में क्या कर सकते हैं, पानी को सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर ऐसे एरियाज़ जहाँ पर ऑलरेडी वाटर शॉर्टेज है, ठीक है, पानी नहीं मिल रहा है, वहाँ पर डैम्स वगैरह क्रिएट करके क्या किया जाता है, जो रिजर्वायर होते हैं उनकी मदद से पानी को आसपास के विलेज एरियाज़ में या रूरल एरियाज़ में पहुँचाया जाता है। इंडस्ट्रियल यूजेस, अभी हमने देखा इंडस्ट्रीज़ के बहुत सारे यूजेस हैं, राइट। देन फ्लड कंट्रोल। फ्लड कंट्रोल कैसे होता है, फ्लड कंट्रोल ऐसे होता है कि अगर हम डैम्स बनाते हैं तो हम उसमें जो बैरियर बनाते हैं उसमें ओपन करने के और क्लोज करने के ऑप्शंस होते हैं गेट को, राइट। अब जब भी फ्लड आएगा तो हम फ्लड को अपने हिसाब से, फ्लड एक नेचुरल डिज़ास्टर है, ठीक है, लेकिन हम फ्लड को मैनुअली जितना हो सकता है उतना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं यूजिंग डैम्स। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट एग्जैक्टली मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कई बार ऐसा होता है कि फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए डैम्स बनाए हैं, लेकिन डैम्स बनाने के कारण कई बार आ जाता है फ्लड। ठीक है, मतलब नेचुरल कंडीशन है, लेकिन कभी कभी मैन मेड भी बन सकती है अगर ज़्यादा खतरनाक रिपरकशंस देखने को मिलते हैं तो, राइट। अब देखो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हमारे पास कौन कौन से हैं, चैप्टर में 2 मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बताए हैं। सतलज व्यास बेसिन, ठीक है, सतलज व्यास कहाँ पर है, ये हमारी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है ना, कहाँ मिलेंगी हमको, पंजाब रीजन में, गेटिंग। यहाँ पर इंडस व्यास सतलज व्यास बेसिन पर कौन सा प्रोजेक्ट है, भाखरा नागल प्रोजेक्ट। नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों, मतलब क्या पर्पज़ है, मल्टीपर्पज़ क्या आएंगे, हाइडल पावर यानी कि अगेन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना और इरिगेशन, राइट। सेकेंड हमको बताया महानदी बेसिन में कौन सा प्रोजेक्ट है, हीराकुंड। ये दोनों नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आराम से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इसमें से आपका, इस छोटे से बॉक्स में से आपका एक MCQ या 2 MCQ, 2 तो नहीं बनेंगे, एक से नहीं देंगे, लेकिन कोई एक MCQ इसमें से ज़रूर आ सकता है, राइट। महानदी बेसिन, महानदी रिवर कहाँ फ्लो होती है, हमारे उड़ीसा में, गेटिंग। तो उड़ीसा रीजन में कौन सा बना हुआ है प्रोजेक्ट आपका, हीराकुंड प्रोजेक्ट फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड फ्लड कंट्रोल। फ्लड कंट्रोल के लिए क्यों बनाया गया है, क्योंकि उड़ीसा जो है वो एक कोस्टल स्टेट है ना, मतलब उड़ीसा के पास बे ऑफ बंगाल की बाउंड्री है, ठीक है। अगर हम इसको मैप में लोकेट करने की कोशिश करते हैं तो कैसे होगा, चैप्टर में मैप नहीं डाला है, कोई बात नहीं। सी ये देखो, यहाँ पर मिलेगा आपको, ये वाले रीजन में, यहाँ वाले रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा आपका सतलज व्यास बेसिन, ठीक है, और यहीं पर आपका बना हुआ है भाखरा नागल डैम, राइट। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जिसको हम बोल सकते हैं। और दूसरा कहाँ पर है, ये जो आपका उड़ीसा आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उड़ीसा के पास क्या है, बे ऑफ बंगाल की कोस्टल बाउंड्री है, तो ये तो कोस्टल एरिया हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम जब यहाँ पर साइक्लोन आता है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, या कोई भी स्टॉर्म आता है, तो क्या होता है, वो उड़ीसा के कोस्ट को हिट करता है। उड़ीसा के कोस्ट को हिट करेगा तो उड़ीसा में आ जाएगी फ्लड, है ना, यानी कि बाढ़,
और फ्लड को बचाने के लिए यहाँ पर कभी कभी क्या बना दिया जाता है, डैम्स या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, जिसमें से एक है आपका हीराकुंड डैम, राइट। चलो सॉरी, चलो लेट अस मूव अहेड। ये दोनों याद रखना ज़रूरी है, गेटिंग, 2-3 बार देखोगे आराम से याद हो जाएगा। नेहरू ने क्या बोला, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने क्या प्रोक्लेम किया था कि टेम्पल्स जो है वो डैम्स जो है वो मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स हैं, राइट। इन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि मॉडर्न इंडिया मतलब जहाँ पर डेवलपमेंट होना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना है, अर्बनाइजेशन होना है, वहाँ पर डैम्स जो है वो क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट को और विलेज इकोनॉमी को दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हैं अर्बन इकोनॉमी की, ठीक है। देन ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली कि डैम्स क्यों बन रहे हैं, ठीक है, रीज़न क्या है, कौन कौन से डैम्स बन रहे हैं, नेहरू का क्या कहना था, पर्पस क्या है। लास्ट एक आपका छोटा सा टॉपिक है कि ऑपोजिशन, यानी कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बनाने का या डैम्स बनाने का कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी होगा, और नुकसान क्या है यही हम देखने वाले इस ऑपोजिशन में। इट अफेक्ट्स नेचुरल फ्लो, स्वाभाविक है, नेचुरली पानी फ्लो हो रहा था, आप उसको क्या कर रहे हो, बैरियर बना रहे हो, ठीक है। बैरियर्स ऑल्दो स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन नेचर को यहाँ पर डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। नॉट ओनली दिस, अभी ये पानी फ्लो हो रहा था, यहाँ पर रहने वाले कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, है ना, फिशेस होंगी जिनको कुछ ना कुछ परेशानी होगी, और साथ में उनका इकोलॉजिकल बैलेंस जो बना हुआ है वो यहाँ पर डिस्टर्ब होता है, ठीक है। देन रॉकियर स्ट्रीम बेड्स एंड पुअर एक्वेटिक लाइफ, अगेन हमने ये देख ही लिया है। साथ में जो रिवर का नेचुरल स्ट्रक्चर बना होता है ना, बेड रॉक जो होते हैं रिवर्स के अंदर, ठीक है, वो भी डिस्टर्ब यहाँ पर होते हैं, राइट, उनकी क्वालिटी भी खराब होती है। डैमेजिंग वेजिटेशन एंड सॉइल कंपोजिशन, ये कैसे होता है, डैम्स वगैरह बनाने के कारण क्या होता है कि एरिया को खाली कराना पड़ता है, एरिया को जब खाली कराते हैं तो वहाँ का वेजिटेशन खत्म होता है और वहाँ की सॉइल भी खराब हो जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसमें से अगर कोई आपसे डैम्स के बारे में पूछ सकता है 1 या 2 मार्क्स में, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। डैम्स बनाने के पर्पजेस पूछ सकता है तो भी आप आंसर दे सकते हैं। और अगर कोई आपसे अपोजिशन में पूछता है कि भाई डैम्स बनाने के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, तो आप उसका भी आंसर दे सकते हैं। तो बेसिकली हमने एक छोटे से टॉपिक से 3-4 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने की कोशिश की है, राइट। और अगर MCQ आ गए तो ये तो बन ही जाएगा आपसे। चलो, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स अनदर टॉपिक। अपोजिशन बहुत सारे मूवमेंट्स के तौर पे भी हमको देखने के लिए यहाँ पर मिलता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने अपोज किया किसका, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स का और बड़े बड़े डैम्स का, जिसके 2 हमारे पास एग्जाम्पल है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये तो प्रोमिनेंट है क्योंकि हमारे MP में ही हमने इसको देखा है। दूसरा तहरी डैम आंदोलन, ठीक। रीजंस क्या है, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट इज़ वन ऑफ द रीजन, ठीक है। क्या होता है कि जब मैंने अभी आपको बताया कि जब हम डैम्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है, ऐसे जब आप डैम्स को क्रिएट कर रहे हैं, है ना, समझो ज़रा, ये डैम है, पता नहीं कैसा है लेकिन है, राइट। जब डैम्स को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर रहने वाले जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं, है ना, लोकल पीपल जो होते हैं, उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है। डिस्प्लेस मतलब एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना, राइट। अब आपसे बोल दिया जाए कि ऑल ऑफ अ सडन आप एक जगह पर 20-25 साल रहे हैं और आपको उठाकर कहीं और रख दिया जाएगा, तो इट इज़ डिस्टर्बिंग। नॉट ओनली दिस, उनको प्रॉपर कंपनसेशन भी नहीं मिला, है ना, बहुत सारे लोगों को प्रॉपर कंपनसेशन नहीं मिलता, गेटिंग। साथ में अब वहाँ पर उनकी जो लाइवलीहुड थी, राइट, वहाँ पर जो भी काम करते थे, जिस भी तरीके से रहते थे, कुछ लोगों के वहाँ पर एग्रीकल्चरल फील्ड होते हैं, ऐसी सारे केसेस में जहाँ पर हम लोकल कम्युनिटी से डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हैं तो उसका बहुत अपोजिशन देखने को हमें मिलता है, राइट। दे हैड टू गिव अप देयर लैंड, लाइवलीहुड, मीगर एक्सेस टू रिसोर्सेज, वैसी रिसोर्सेज कम है लोकल कम्युनिटीज़ के पास, राइट, और भी ज़्यादा उनको खोने का डर उनके पास होता है। फॉर लार्जर ग्रेटर गुड ऑफ नेशन, ऑल तो डैम्स बनने से नेशन का तो फ़ायदा होता है, लेकिन they are not getting any profit from the dams, right. So it is a big problem for these local communities. Then instead of controlling flood, dams become a reason for flood sometimes, यानी sedimentation के कारण। sedimentation का मतलब है कि sediments का यानी particles का एक साथ जमते चले जाना, जिसके कारण कई बार क्या होता है, flood जैसी condition भी बनती है, right.
फिर सॉइल इरोजन भी बहुत बड़ा कारण है ना। डिप्रीवेशन ऑफ सिल्ट, अ नेचुरल फर्टिलाइजर बिकॉज ऑफ सेडिमेंटेशन। अगेन सेडिमेंटेशन होता है जिसके कारण क्या होता है, सिल्ट जो है वो वहाँ पर इकट्ठा नहीं होती, और सॉइल इरोजन जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि सॉइल को क्वालिटी ख़राब करता है, राइट। इंड्यूस अर्थक्वेक, वाटर बॉर्न डिजीजेस एंड पेस्ट, ठीक है। अब डैम बनाने से अर्थक्वेक कैसे आएगा, डैम बनाने से अर्थक्वेक आने के चांसेस कहाँ होते हैं, रिजर्वायर के अंदर। ये हमने रिजर्वायर बनाया, ठीक है। अब इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से अगर ज़्यादा वाटर इसके अंदर होगा, और क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर डैम बना हुआ है, यहाँ पर तो वॉल बनी हुई है हार्ड, जिसको क्रॉस करके ये निकलेगा नहीं, ठीक है। अब जब इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से ज़्यादा पानी इसमें भर दिया जाता है तो इसके नीचे की जो सतह होती है ना, जो बेड एरिया, बेड रॉक एरिया होता है पानी के नीचे, वो कमज़ोर होने लगता है, ठीक है। और कभी कभी उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने के कारण हमको वाइब्रेशंस भी देखने को मिलते हैं, इसी को हम कहेंगे अर्थक्वेक, राइट। और वो पर्टिकुलर एरिया जो है अर्थ का, जो रॉक क्रस्ट है वहाँ पर, है ना, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, राइट। एंड पोल्यूशन बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। अब ये तो खुद अपने आप में इतना बड़ा पॉइंट है, और आप 10th स्टैंडर्ड में, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अलग अलग तरीके से पानी को पल्यूट करने के रास्ते निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर चाहे वो नदी में जाके अपनी बाइक धोना ही क्यों ना हो, ओके। देन इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या है, जो हमारी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं हम उनको पानी किस तरीके से दे रहे हैं, है ना। बेसिकली अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं तो सिंचाई, इसको बोला जाता है इरिगेशन, राइट। क्रॉपिंग पैटर्न बदल गया, ठीक है। वाटर इंटेंसिव से कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ चले गए हम, है ना, सॉरी, वाटर इंटेंसिव और कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ चले गए। पहले हम पानी को बहुत सावधानी से यूज़ किया करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हमारी जो क्रॉप्स हैं, जो एग्रीकल्चर है, वो हो गया है वाटर इंटेंसिव, मतलब हम कमर्शियल क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते हैं जिसमें ज़्यादा पानी लगता है, ठीक है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी ज़्यादा पानी लगता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इरिगेशन के लिए पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है। सैलिनिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज्ड, कारण क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना। ख़राब पानी, सॉरी, पानी में ख़राब केमिकल्स आ रहे हैं, अनट्रीटेड सीवेजेस वगैरह आ रहे हैं, पानी में मिल रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, सॉइल में जब जाएंगे तो सॉइल की क्वालिटी को ख़राब कर देंगे और उसकी फर्टिलिटी को कम करेंगे, राइट। कॉजेज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल वांटिंग डिफरेंट यूजेस एंड बेनिफिट्स फ्रॉम सेम वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स के बीच में, अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में झगड़े हो जाते हैं क्योंकि पानी को शेयर सब करना चाहते हैं, रिसोर्स सबको चाहिए लेकिन सब उसके मतलब बेनिफिट्स लेने के लिए तैयार है, बट पीपल डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट, है ना, और पीपल डू नॉट वांट टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द रॉन्ग। देन इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, मतलब कि दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई झगड़ा पानी को लेकर। पानी को लेकर लड़ाई झगड़ा क्यों होगा, क्योंकि अगर एक रिवर फ्लो हो रही है तो उसको नहीं पता है कि बाउंड्री कहाँ पर है एक स्टेट की, है ना। वो बाउंड्री देखकर फ्लो नहीं होगी, वो नेचुरली फ्लो होगी। लेकिन बाउंड्री जब ह्यूमंस ने बनाई है, राइट, जब पॉलिटिकल बाउंड्रीज बनी है स्टेट्स के नाम पे, तो उन दोनों के बीच में इस पानी को लेकर झगड़ा होने लगता है, ठीक है। कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को लेकर यहाँ पर झगड़े होते हैं, राइट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, चलो अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेसिकली एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम बारिश के पानी को बचा सकते हैं और उसको अंडरग्राउंड वाटर रीस्टोरेशन, ठीक है, ध्यान से पढ़ें, रीस्टोरेशन मतलब दोबारा से अंडरग्राउंड वाटर को रीस्टोर करने की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, किसके थ्रू, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू, राइट। हिली एरियाज में गुल्स या कुल्स इनको बनाए जाते हैं, ठीक है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन राजस्थान, राजस्थान में भी अलग तरीका है। फील्ड कनेक्टेड टू रेन फीड स्टोरेज स्ट्रक्चर इन जैसलमेर, जैसलमेर राजस्थान वगैरह के बारे में हम ज़्यादा क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज इट इज़ अ स्टेट विच कंटिन्यूसली फेसेस वाटर स्कैरसिटी, ठीक है। मेकिंग टैंक्स और टंकार्स, ये कलेक्टिवली बनाने जाने की बात की जा रही है, ओके। देन होता कैसे है भाई, यहाँ पर देख लो प्रोसेस क्या है आपके वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। पानी को कलेक्ट करेंगे, बारिश का पानी छतों पर लोग कनेक्ट कर लेते हैं, फिर इन अंडरग्राउंड इनटेक स्टोरेज रूम्स, अंडरग्राउंड टैंक स्टोरेज रूम्स, ठीक है। ये पानी पाइप के थ्रू, छत से पाइप के थ्रू कहाँ जाएगा, आपके
अंडरग्राउंड, वहाँ पर आपने जो टैंक बना के रखा है, स्टोरेज जैसा एक कमरा बना के रखा है, वहाँ पर स्टोन्स, ब्रिक्स, सैंड्स, ये सारे नेचुरल एलिमेंट्स के थ्रू क्या किया जाएगा, पानी को प्योरीफाई कर दिया जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, खुद से हो जाएगा पानी, है ना, और फिर वो किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अगर देखो रेन तो होगी ही सही, अगर हम उस पानी को वेस्ट जाने दे रहे हैं, सड़कों पर बहने दे रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा है कि हम क्या करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करें। देन तमिलनाडु फर्स्ट एंड दी ओनली स्टेट जिसने क्या रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी बना दिया, है ना, कंपलसरी टू ऑल हाउसेज, पनिश द डिफॉल्टर्स। अब उस एरियाज में, तमिलनाडु में जो भी व्यक्ति बिना रेन वाटर हार्वेस्टिंग के काम चला रहा है, अपने घर में उसको इंस्टॉल नहीं कर रहा है, तो उसको क्राइम के तरीके से देखा जाएगा, उस पर सज़ा की जाएगी। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, आई होप यू लाइक द लेक्चर, एंड इफ़ यू आर लाइकिंग द अल्टीमेट रिविजन सीरीज़, अगर आपको तरीका समझ में आ रहा है और ये एक्चुअली एग्ज़ाम से पहले आपके लिए हेल्पफुल है, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, share and subscribe, and keep supporting, keep watching. Thank you so much.